नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। आज के इस वीडियो में जूनियर शिक्षक भर्ती का मॉडल पेपर कराने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पहले हमारा 3 मॉडल पेपर पड़ चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों मॉडल पेपर का लिंक है, आप देख सकते हैं। आज चौथा मॉडल पेपर कराने जा रहे हैं, जिसमें आप सबको खुला चैलेंज किया गया है कि क्या हमारे 150 प्रश्नों में आप लोग 115 के ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। यदि आप लोग 115 के ऊपर जाते हैं तो आप अपने आप को जूनियर शिक्षक भर्ती में एक सीट के लिए पक्का मान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करिए और अपने उत्तर को चुनिए। उसके बाद हमारे बताए गए उत्तर से मिलाइए और पूरे 150 प्रश्नों में ये देखिए कि हमारा कितना सही जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न और उसके बाद हिंदी के 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबके सामने एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि वीडियो को लाइक और शेयर तो करिए ही, और पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे अगले मॉडल पेपर जैसे ही पढ़े तैसे आप सबको सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। तो ये बताना आप सबके सामने प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने आ जाता है मीथेन। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने कोयला आ जाता है। छोटा नागपुर पठार जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है तीसरे नंबर का, वर्तमान में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो जो धौलावीरा है इस समय वर्तमान में गुजरात में है, हड़प्पीय नगर है, और ये किला, मध्य नगर और निचला नगर 3 भागों में बटा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, जो वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में है। अगला प्रश्न आपके सामने है 5वें नंबर का, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है। ये बताना है आप सबको कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है। तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, और बौद्ध धर्म के जो शिक्षा से संबंधित है उसे त्रिपिटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है खानवा। 17 मार्च 1557 17 मार्च 1557 में बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। ये बताना है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो दिल्ली में जो लाल किला है उसमें संगमरमर का मोती मस्जिद औरंगजेब के ने लगवाया था। किसने लगवाया था? औरंगजेब। यदि बात करें आगरे के लाल किला, आगरा में भी एक लाल किला है, उसमें भी मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसके प्रथम अध्यक्ष से WC बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो A होम के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। मुंबई में किया गया था। ये किसके शासनकाल में किया गया था? कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। ये भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है जो अगले प्रश्न में समाहित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बहुत बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में एक बार ही एकमात्र
महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की किसमें? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दुर्गादास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक हैं दुर्गादास। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई को लेकर। सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे। उस समय हैदराबाद अलग प्रदेश माना जाता था और उस समय भारतीय विलय भारत में मिलाने के लिए हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन पोलो इसका नाम है, तो ये ध्यान रखना आप सबको। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संबंधित है, यानी किस अनुच्छेद से संबंधित है छुआछूत उन्मूलन? तो ये हम पिछले वीडियो में कराए भी थे और अस्पृश्यता उन्मूलन कहा जाता है, छुआछूत उन्मूलन कहा जाता है तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 क्या है बताता है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है, लिंग जाति भेद के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 16 क्या बताता है, जाति भेदभाव के आधार पर आप लोग समानता कर सकते हैं, यानी समानता का अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 16 में। तो अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आपातकाल की स्थिति में किसी भी विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा अवधि बढ़ाई जा सकती है? राइट आंसर है संसद के द्वारा अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बहुत बार ये पूछा गया है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, इसका राइट आंसर है बंगलौर। बंगलौर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये तो याद रखना है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा हिमालय की सभी चोटियों को काटता है? तो मात्र एक ऐसी नदी जिसका नाम है सतलज नदी, जो भारत के हिमालय की सभी चोटियों को काटता है, तो इसका राइट आंसर है सतलज नदी। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो दार्जिलिंग में की गई थी। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और दूसरा पूछे तो शिव समुद्रम तमिलनाडु में की गई थी। 20वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल बहुतायत में केरल में पाया जाता है? केरल में कौन सा पाया जाता है खनिज, ये बताना है। तो मोनाजाइट, ये केरल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, किसका ये दूरी है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, दृश्य क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, ये भी हम करा चुके हैं अपने मॉडल पेपर में, ये दूसरी बार आ गया है। तो इसका राइट आंसर है बैगनी। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। एक बात यहाँ और ध्यान रखना है कि बैगनी रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। प्रकाश के परिकिरण के ही कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकाश परिकिरण जो होता है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, कुंजम कुलम तमिल को जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो परमाणु बिजली घर के लिए जाना जाता है, इसका राइट आंसर है परमाणु बिजली घर। अगला प्रश्न है, एजोला एक है। एजोला एक क्या है? जलीय फर्न है। एजोला एक क्या है? जलीय फर्न है। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक निम्नलिखित में से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन
है? इसका राइट आंसर है जीव और वातावरण के बीच। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है क्या? पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सबसे राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। सेंट्रल एरिज जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। जोधपुर में है सेंट्रल एरिज जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, सरसों के बीज अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आर्गीमोन के बीज। आर्गीमोन के बीज प्रयोग में लाए जाते हैं, आर्गीमोन के बीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? ये बताना आप सबको किस प्रकार के वनों में अधिकतम विविधता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न आप सबके सामने है। अगले प्रश्न में उत्तर बताना है कि किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी ये बताना है। तो 1998 और 99 में लाई गई थी किसानों के लिए कार्य योजना। तो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी 1999-98 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। भारत में गरीबी किस आधार पर लगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है परिवार का उपभोग व्यय। परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, यहाँ देख सकते हैं 34 नंबर, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी हैं? कौन उत्तरदायी है? तो एक बार वित्तीय बजट पेश किया जाता है और किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है आप लोग जानते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से पाई जाती है? तो सिनकोना जो है पादप के छाल से लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है छाल। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र सब लोग जानते हैं बीड़ा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? बीड़ा है। अगला प्रश्न है, 21 दिसंबर 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वह 1993 से 1996 तक बिहार के राज्यपाल रहे। ये तो गलत है। वह 2000 से 2018 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे। तो ये सही है, यानी आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए, विकल्प नंबर ए, पहला और तीसरा सही है। 39 नंबर का प्रश्न है, 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने के हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। 125वीं जयंती 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा एक समिति बनाया गया जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया? ये भी प्रश्न आ सकता है कि द लीजन ऑफ मेरिट कहाँ का सम्मानित पुरस्कार है।
तो ये है अमेरिका का। किसके द्वारा दिया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 43 नंबर का प्रश्न है, 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, इसको बताना है। आप सबके सामने है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आप सबके सामने शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न है, 17 जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन ने जीता है। 17 जनवरी को हुआ था ये बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स थाईलैंड में ओपन 2021। किसने जीता? कैरोलिना मारिन ने जीता। अगला प्रश्न है रीजनिंग का आ जाता है आप सबके सामने। काफ़ी कैफीन से संबंधित है, तो तंबाकू किससे संबंधित ये बताना है। तो तंबाकू निकोटीन से संबंधित है। अगला प्रश्न आ जाता है, CHANTED को किसी कोड भाषा में ZEXKQBA लिखा जाता है, तो MAY को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं C से Z हो गया, यानी 2 माइनस किया, 3 माइनस किया गया, तो C को Z लिखा गया है। आप देख सकते हैं C से Z -3 हुआ। H को E लिखा गया है, ये भी -3 हुआ। A को X लिखा गया, -3 हुआ। तो इसी कोड भाषा में MAY को भी लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं M में -3 करेंगे तो क्या होगा, यानी M होता है 13, 13 -3 करेंगे तो 10 आएगा। और 10 क्या होता है? J होता है। A से -3 करेंगे, देखिए A से -3 किए थे X आया था, तो यहाँ भी A से -3 करेंगे X आ गया। फिर J किसी विकल्प में है, ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JXV। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन करिए। जनवरी, जुलाई, अगस्त, नवंबर। अब आपके सामने बहुत विकट समस्या आ गई है। जनवरी, जुलाई, अगस्त, नवंबर सब कुछ महीना है, कौन विषम होगा? तो ये 31 दिन होता है, इसमें भी 31 दिन होता है, अगस्त में भी 31 दिन होता है, लेकिन जो नवंबर दिन है ये 30 दिन होता है। तो इसका राइट आंसर है यही विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। तो मोबाइल को क्या लिख सकते हैं? JAMSUM के रूप में लिखा जाता है। तो ट्यूमर को क्या लिखेंगे? TUMOR को कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो आप लोग यहाँ देखें, M है, यानी 13, M को 13 लिखते हैं, तो 13 को 26 बना दिया गया। M से Z यानी कितना प्लस हो गया? 13 प्लस हो गया। O को क्या बना दिया गया? A बना दिया गया है। O में कितना जोड़ा जाए कि A बन जाए? तो यहाँ 12 जोड़ा गया तो A बन गया। फिर V में B को M बना दिया गया, यानी 11 प्लस किया गया है। तो अब की बार क्या प्लस होना चाहिए? अब की बार 10 प्लस होना चाहिए, और 10 प्लस है तो 10 है। तो इसी प्रकार आप सबको बनाना है। T में आप सबको पहले 13 जोड़ना है, तो T होता है 20 यानी 20। 20 में 13 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 33। तो 33 माइनस 26 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। और 9 आपका होता है G, तो 9 घटाए G आ गया। अब T के बाद आता है U, और U में जोड़ना है 12। जैसे T में जोड़ा गया 13 तो G आ गया, तो आप सबको U में जोड़ना है 12 तो भी G आएगा, यानी डबल G यही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GXYA। पूरा अगर जो करना आप सबको, तो 13 में आप लोग 11 जोड़ेंगे, O में 10 जोड़ेंगे और R में A जोड़ेंगे।
हार में 9 जोड़ेंगे। इस प्रकार जोड़ने पर आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला सवाल है, यदि परसों मंगलवार था, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद वाला दिन क्या होगा। यदि परसों मंगलवार था तो आज कौन सा दिन होगा। मंगलवार के बाद बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार के अगले दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। और शुक्रवार के बाद का दिन जो होगा वो शनिवार होगा। तो इसका राइट आंसर है डी, शनिवार। अगला प्रश्न आपके सामने है, कथन, अधिकतर लड़के क्रिकेट खेलकर खुश होते हैं, अधिकतर लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं। निष्कर्ष है, लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो दोस्तों, ये लड़कियों और लड़कों का अलग अलग मैटर है। यहाँ निष्कर्ष असंगत है, यहाँ निष्कर्ष क्या है, असंगत है, इसलिए ये सी विकल्प सही हो जाता है। तो अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है राउरकेला, उड़ीसा में बनाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। तो ये 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूरे हुए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब आइए 100 प्रश्न पूरे हिंदी के भी देख लेते हैं। तो हिंदी का पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, हामिद नामक पात्र प्रेमचंद की किस कहानी से संबंधित है। तो हामिद जो है ये ईदगाह से संबंधित है, ईदगाह में हामिद नामक पात्र कहानी में है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का मुक्त काव्य के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। तो मुक्त काव्य में 3 होते हैं, कविता, पद और प्रगीत। तो मुक्त काव्य जो होता है वो महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अभिनय के भेद के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो अभिनय के 4 भेद हैं, आंगिक, वाचिक, आहारी और सात्विक। ये 4 भेद माने जाते हैं। तो इन चारों में प्रकृति जो है ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काव्य गुण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो काव्य के 3 गुण होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण। तो इसका राइट आंसर है रस गुण। रस गुण जो है वो काव्य गुण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, निम्नलिखित में से किसे जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गोपाल गाहमरी। ये जो है जासूसी उपन्यास है, इनके जासूसी उपन्यास आप देख सकते हैं, डबल जासूस तथा जासूस पर जासूसी उपन्यास इन्होंने लिखा है। खूनी कौन है, ये भी इनका उपन्यास है। तो 6वां प्रश्न आपके सामने है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उपर्युक्त काव्य में पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत इसके रचनाकार हैं। और यह जो पंक्तियाँ हैं ये पल्लव से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पल्लव इनकी पंक्ति है उसी से लिया गया है, पल्लव इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित तथा विचार माला काव्य के रचनाकार कौन हैं। तो सुदामा चरित और विचार माला के रचनाकार नरोत्तम दास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि नहीं है। रीतिकालीन कवि नहीं है, ये आप सबको बताना है। तो विद्यापति जो हैं ये रीतिकालीन नहीं बल्कि आदिकालीन के कवि माने जाते हैं, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो विद्यापति ये आदिकालीन के कवि माने जाते हैं, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। दाहर अथवा सिंध पतन किसका नाटक है, ये बताना है। तो दाहर अथवा सिंध पतन ये उदय शंकर भट्ट का नाटक है। उदय शंकर भट्ट दाहर अथवा सिंध का पतन नाटक किसका है, उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, मिलिंद उपनाम निम्नलिखित में से किसका है। मिलिंद उपनाम निम्नलिखित में से किसका है। तो मिलिंद उपनाम जगन्नाथ प्रसाद का है, जगन्नाथ प्रसाद का उपनाम मिलिंद है। डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं, डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं, रसवादी आलोचक हैं।
निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? तो उकाव हुलार। उकाव हुलार माफ़ कीजिएगा, रमेश चंद्र शाह की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था? ये बताना है कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था। तो आप लोग के सामने 1934 ईस्वी में इनका प्रथम प्रकाशन हुआ था और इसमें विकल्प दिया है 1930। तो 1930 आप सबके सामने आ जाता है और इनकी पहली रचना सूर्य साहित्य है। सूर्य साहित्य जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, खेत कौतुकम किसकी रचना है? ये बताना आप सबको। तो ये रहीम की रचना है। रहीम की ये रचना है। रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? रामचंद्रिका का रचना समय 1601 ईस्वी में है। और ये पूछा जाए कि रामचंद्रिका के लेखक कौन हैं? केशव दास रामचंद्र के रचयिता हैं। भूत के पाँव पीछे किसकी व्यंग्य रचना है? भूत के पाँव पीछे ये हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना मानी जाती है। भूत के पाँव पीछे हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन हैं? तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ये आपको याद रखना है कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित रचना तुलसीदास चंदन घिसे। चीड़ों पर चांदनी किसकी विधा है? चीड़ों पर चांदनी ये किसकी विधा है? तो ये निर्मल वर्मा की रचना है और ये यात्रा वृतांत है। ये क्या है? यात्रा वृतांत, याद रखना है। निर्मल वर्मा की ये रचना है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? तो इसका राइट आंसर है जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारड़ी। हृदय हारड़ी हिंदी का प्रथम उपन्यास है और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इसके लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी हैं। अगला है, देवकी नंदन खत्री जिनके द्वारा लिखा गया उपन्यास चंद्रकांता है को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसके द्वारा माना गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के द्वारा माना गया है कि चंद्रकांता जो है ये प्रथम उपन्यास है हिंदी का। चतुरी चमार उपन्यास है, किसके द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है चतुरी चमार? तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास चतुरी चमार है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है? तो मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली एक कहानी है। दुलाई वाली क्या है? एक कहानी है और जिसके रचनाकार हैं राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष रचनाकार हैं और दुलाई वाली क्या है? ये कहानी है जिसके रचयिता हैं राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गुंजा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? तो जो जयशंकर प्रसाद की गुंजा कहानी है उसमें अंग्रेजी शासन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी में समय नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? ये आपको बताना है। हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मी नारायण मिश्र।
लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन हैं, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज की आंखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। तो लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये सब मोहन राकेश का है, जबकि ये जो ताबे के कीड़े हैं ये मोहन राकेश का नहीं है। तो ये हो गए 30 प्रश्न। आगे भी अगला प्रश्न देख लेते हैं। निषाद बांसुरी रचना विधा है। निषाद बांसुरी क्या है। तो निषाद बांसुरी ललित निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया है ये ललित निबंध। कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित निषाद बांसुरी ये ललित निबंध है। अगला है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक ये आनंद रघुनंदन है, जिसके रचयिता हैं विश्वनाथ सिंह। जिसके रचयिता कौन है, विश्वनाथ सिंह। अगला है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाटक रूप है, यानी क्या है ये। तो गीत नाट्य है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय जो है ये गीत नाट्य है। कल्पांतर है। कल्पांतर भी गीत नाट्य है। कल्पांतर क्या है, गीत नाट्य है। ये किसके द्वारा लिखा गया गीत नाट्य है। तो गिरजा कुमार माथुर के द्वारा ये लिखा गया गीत नाट्य है। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन हैं, ये बताना है कि लहरों के राजहंस किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है मोहन राकेश। अभी कुछ प्रश्नों के पहले आप सबको ये देखने के लिए मिला था। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। श्रृंगार और वीर रस के प्रधान नाटक कौन हैं। तो ये मयंक मंजरी श्रृंगार और वीर रस के प्रधान नाटक माने जाते हैं और इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न आप सबके सामने, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन हैं। तो इसका आप सबके सामने उत्तर आ जाता है राम कुमार वर्मा। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह क्या है। तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह जो आप सबके सामने है वह है परिंदे। परिंदे इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था। तो आप लोग सही एकदम जानते हैं कि रसखान मुस्लिम थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया था, ब्रज भाषा का वर्णन किया था। तो कवि मुसलमान हैं रसखान। इसमें से भंवर गीत के रचयिता कौन हैं। तो भंवर गीत के रचयिता ये नंददास हैं। भंवर गीत के रचयिता नंददास हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा में नाम से जाना जाता है। तो उद्धव गोपी जो संवाद हुआ था वो भंवर गीत के नाम से जाना जाता है। भंवर गीत काव्य परंपरा। भंवर गीत काव्य परंपरा। उद्धव शतक की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर है रत्नाकर। रत्नाकर के द्वारा की गई है उद्धव शतक। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि गोकुल सभय गोपाल उपासी यह पद किस का लिखा हुआ है, ये बताना आप सबको। गोकुल सभय गोपाल उदासी किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। इसमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं। तो सूरदास की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, निर्गुण कौन देश के वासी पद में किसका खंडन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है निर्गुणोपासना का खंडन किया गया है। वात्सल्य एवं श्रृंगार के सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं। तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास माने जाते हैं। सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं, ये आप सबको बताना है कि सूरदास के जो पद हैं वो किस ग्रंथ में संकलित हैं।
तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने आ जाता है सूर सागर। सूर सागर में सूर दृष्टिकूट ग्रंथ में संकलित हैं। सूरदास का जन्म डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस स्थान पर माना जाता है? तो सीही में माना जाता है। 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था सीही में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। अगला प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत का राष्ट्रसंघ की भाषा दर्जा दिया है। ये किसका दर्जा दिया है? राष्ट्रभाषा को, लोक भाषा को, संपर्क भाषा को कि राजभाषा को? तो इसका राइट आंसर है राजभाषा को। हिंदी में, भारत में हिंदी को संविधान किस के धारा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो 1949 को घोषित किया गया था। 343 फर्स्ट में 343 फर्स्ट में घोषित किया गया था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है सर्वप्रथम गुजरात में प्रयोग किया गया था। तो राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन हैं? राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो राम नरेश त्रिपाठी का जो खंड काव्य नहीं है वो नहुस है। ये नहुस जो है मैथिली शरण गुप्त का है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ये रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है। अगला प्रश्न है, अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? तो ये अपनी खबर जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र। दिए गए विकल्पों में कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो अनोखा, अनुपम, अपूर्व, ये अतुल का समानार्थी है, जबकि अनल ये समानार्थी नहीं है, ये अनिल का पर्यायवाची है, यानी आग का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से शब्द अनेकार्थ हैं। कौन सा अनेकार्थ शब्द है ये बताना है। तो अंबर अनेकार्थ शब्द है। कूलन में केली के, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलंकत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो का वर्ण यहाँ बार बार आया है और जहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ माँ बार बार आ रहा है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार ही है। यहाँ आप देखिए, आप सबके सामने आ जाता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अनधिकार शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी कौन है? नंबर ए अनधिकार शुद्ध वर्तनी है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो कथन किसका है? ये आप सबके सामने है और ये नाभादास का कथन है। किसका कथन है? नाभादास का कथन है। अगला प्रश्न है, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि बनिक को ना बनिज, ना चाय कर को चाकरी, किसकी पंक्ति तुलसीदास की कृति में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कप्तावली में किया गया पंक्ति है। तुलसीदास द्वारा रचित कप्तावली में ये पंक्तियाँ समाहित हैं। अगला प्रश्न है, जहाँगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? तो जहाँगीर जस चंद्रिका ये रचना है केशव दास की। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द क्या है बताना है। पारदेशिक तो शब्द सही है, माधुर्य भी सही है, व्याप्त भी सही है। प्रमाणिक गलत है, प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक होता है, आक मात्रा यहाँ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है प्रमाणिक, यही अशुद्ध है, अशुद्ध का ही चयन करना था। अब आपके सामने आ जाता है, संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, जातिवाचक संज्ञा भी है, भाववाचक संज्ञा भी है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं है। यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, ये आप सबको बताना है। तो यथा भी है, प्रतिमाह भी है, प्रतिदिन भी है, और जो आय व्यय है ये अव्ययी भाव समास नहीं है। अगला प्रश्न है, पानी शब्द का एक वचन क्या होगा? पानी एक वचन, बहुवचन चाहे जो हो, सब में प्रयोग किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा एक वचन। निम्न में से शब्द विशेषण कौन सा है? तो चमकीला शब्द विशेषण है। चमकीला क्या है? विशेषण है। स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण आप देख सकते हैं, जहाँ दो स्वरों का मेल होता है वहाँ स्वर संधि होता है। तो अन्वय, अन्वय में स्वर संधि है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वरों का मेल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरों का। अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो आप लोग जानते हैं ह्रस्व और दीर्घ स्वर होता है। इसके बाद एक होता है प्लुत, इसके बाद एक होता है प्लुत, जिसमें जैसे ओंग पढ़ा जाता है, या आप देहात में सुने होंगे डबलुआ रे, बबलुआ रे, किसी को खूब ज़ोर से बुलाते हैं पप्पुआ रे, तो वो क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है। इसमें ढेर सारे मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपके सामने आ जाता है 73 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो ये विविध स्वर ये नहीं आता है, विविध स्वर ये नहीं आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो 8 कारक 8 विभक्ति हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अपहरण में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो हरण होता है अपहरण, हरण धन अपहरण, तो आप सबके सामने आ जाएगा अप इज द राइट आंसर, यानी अप पूरा उत्तर सही हो जाता है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है, यानी अनुचर सही हो जाएगा। अनुचर, चर अनुचर, यानी अनुधन चर अनुचर होता है, तो ये अनुचर बना है अनु से। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद बताए गए हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अग्रज का सही विलोम है, अग्रज माने बड़ा होता है, तो अग्रज का विलोम, बड़ा का विलोम क्या होगा? अनुज होगा, छोटा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अनुज। बड़ा का विलोम छोटा होता है, लेकिन यहाँ अग्रज दिया है तो अग्रज का अनुज होता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। जैसे हुआ है सर्वनाम है, तो इसी प्रकार से 11 सर्वनाम होते हैं। वह, मैं, तुम, ये सब सर्वनाम हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में आप लोग जान सकते हैं ये कौन सा समास होगा। तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि पहला पद जो अनुरूप अनु है वो अव्यय है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्रिया के भेद कितने हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगार्थ निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, यानी इसको कौन प्रतिपादित किया है ये बताना है। तो आप सबके सामने आ जाता है भरत मुनि। भरत मुनि की ये रस का जो वो है परिभाषा वो दिया गया है, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, इसका अर्थ हुआ। और इसके 8 भेद इन्होंने बताए हैं। कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो जान सकते हैं लिंग क्रम वचन लगाकर अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द बताना है। तद्भव अमीय है, अमीय का तत्सम होता है अमृत। संस्कृत भाषा के हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये तत्सम कहते हैं। तत्सम जैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वैसे संस्कृत में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आप सबको बताना है। इसमें आप सब जान सकते हैं चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो निराला के जो राम थे वो सामान्य मानव थे, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध में किसका
जीवन सत्य अभिव्यक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है निराला के जीवन का अभिव्यक्त किया गया है। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो निराला की पुत्री है सरोज, निराला की पुत्री सरोज है। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया है निराला की साहित्य साधना। इसमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है? तो आरसी प्रसाद सिंह की रचना है कलापी, कलापी आरसी प्रसाद सिंह की रचना मानी जाती है। अगला है हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और अगला प्रश्न है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो ये पंक्तियां हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। किसकी पंक्तियां हैं? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? तो ये आप सबके सामने आ जाता है। कुकुरमुत्ता एक व्यंग है जो निराला द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला। अगला प्रश्न है अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है गुलाब पूंजीपतियों का प्रतीक है। दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो दिनकर की उर्वशी जो रचना है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है श्वानों को मिलता दूध बास भूखे बालक अकुलाते हैं को भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता मानी जाएगी? तो ये दोस्तों प्रगतिवादी कविता मानी जाती है। जो श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, प्रगतिवादी कविता मानी जाती है। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा दोस्तों महादेवी वर्मा को माना जाता है आधुनिक मीरा। अगला प्रश्न है प्रवासी गीत नामक काव्य व्यंग संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने आ जाता है नरेंद्र शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा किया गया है मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलन। तो ये हिंदी के 100 प्रश्न कराए गए। तो आज के इस मॉडल पेपर में पूरे 150 प्रश्न कराए गए हैं। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। तीसरा, पहला और दूसरा मॉडल पेपर यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों मॉडल पेपर का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।